मित्रों, साथियों, मैं डॉक्टर राजकुमार, डीएवी कॉलेज कानपुर, रियांस हिंदी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत है। काफ़ी लंबे समय के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं। उसका कारण कुछ मेरा व्यक्तिगत भी है, समय मिल नहीं पा रहा था और इधर फिर टीजीटी पीजीटी की जब वैकेंसी आई है और बच्चों का काफ़ी पुनः मांग थी कि सर आप वीडियो बनाएं। इसके लिए हमने सोचा कि वीडियो बनाएं, लेकिन इस तरह का वीडियो बने कि वह वीडियो आपको इस रणनीति से लेकर चले कि आपकी उज्जवल भविष्य निश्चित रूप से सार्थक हो और आप अपने लक्ष्य को प्राप्ति करें। इस रणनीति के तहत हमने देखा कि पीजीटी टीजीटी में क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है। ये पीजीटी टीजीटी की जो रणनीति है वह सबसे ज़रूरी है कि पाठ्यक्रम पे हमें किस तरह अपना पकड़ बनाना है, अपने पकड़ को मजबूत करना है, सबसे पहले यह जरूरी होनी चाहिए। और इसी क्रम में हमने सोचा कि जब अगर वीडियो बने तो आप लोगों को क्रमशः वीडियो, एक एक वीडियो लाइन बाय लाइन मिले, ताकि आप अपने निश्चित लक्ष्य जो वर्षों से सजोए हुए हैं उसको आप प्राप्त कर सके। तो मित्रों, यह हम बताना चाहते हैं कि जो अगर हम टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मेरा विज्ञापन 46 में भी सिलेक्शन हुआ, विज्ञापन 50 में भी हुआ, लेकिन मनवांछित कॉलेज न मिलने के कारण मैं नहीं गया और उसके हमारे स्थान पे वेटिंग वाले का हो गया। तो मित्रों, कहना चाहेंगे कि टीजीटी पीजीटी की रणनीति अगर सही तरीके से हम बनाएंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। और जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, क्योंकि गोरखपुर से मेरा रिसर्च कंप्लीट हुआ था 2018 में और 2018 में ही मैं डीएवी कॉलेज कानपुर ज्वाइन किया था। उससे पहले मेरा टीजीटी पीजीटी में भी सिलेक्शन हो चुका था। तो मित्रों, मैं कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों को संदेह है तो डीएवी कॉलेज पे जाइए, हिंदी विभाग लिखिए, डीएवी कॉलेज कानपुर हिंदी विभाग, डॉक्टर राजकुमार का नाम आप लोग पा जाएंगे। तो मैं एक रणनीति के तहत चलना चाहता हूं कि हमारे जो मित्र हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बहन हैं, वह अपने लक्ष्य को प्राप्ति करें। वैसे यूट्यूब पे अनेक वीडियो है, लेकिन सही और सार्थक रूप में वीडियो कम ही है। तो मेरा यह प्रयास है और साथ साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि आप लोग भी हमारे साथ क्रमशः बने रहिए और निश्चित रूप से तैयारी करिए, तब आपको सफलता मिलेगी। मैं पीजीटी टीजीटी के रणनीति के तहत देखा कि हिंदी पद साहित्य का इतिहास और हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास और काव्यशास्त्र और हिंदी भाषा और व्याकरण, इन चारों का जो मूल टॉपिक है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। देखिए, हमारा जो रियांस हिंदी यूट्यूब चैनल, जो रियांस हिंदी यूट्यूब चैनल है, मेरा प्रयास है कि मैं पूरे पाठ्यक्रम पर पकड़ बनाते हुए क्रमशः वीडियो आप लोगों के पास उपलब्ध कराऊं। तो इस क्रम में मैं सोचा हूं कि आदिकाल में कम से कम 3 वीडियो बनना चाहिए, क्योंकि आदिकाल का जो सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है और जो लौकिक साहित्य, जो जितने भी उसमें मूल रचनाएं हैं, उन रचनाओं को अगर हम लोग देखें तो कम से कम 3 वीडियो उसमें चाहिए, ताकि आप लोग को जो सही जानकारी है वह मिल सके। दूसरी बात कि भक्ति काल में मित्रों बताना नहीं होगा कि भक्ति काल के जो विभाजन हुआ था निर्गुण सगुण, उसमें आप लोग देखिए कि हमारी पकड़ कितनी है। रमाशयी शाखा में कितने कवियों के बारे में हम जानते हैं, कृष्णाशयी शाखा के कितने कवियों के बारे में जानते हैं, ज्ञानाशयी शाखा के कितने कवियों के बारे में जानते हैं, प्रेमाशयी शाखा के कितने कवियों के बारे में जानते हैं, और भक्ति काल हिंदी साहित्य को किस तरह परिवर्तन कर रहा है, उसके बारे में हम कम से कम 10 क्लास के माध्यम से आप लोगों को प्रयास करेंगे कि सारी जानकारियां दें। अब रीतिकाल का नंबर आता है। भक्ति काल के बाद रीतिकाल है। रीतिकाल में जो रीतिमुक्त और रीतिबद्ध और रीति सिद्ध धारा के जो कवि हैं, उन कवियों की अपनी क्या क्या विशेषता है, इसके बारे में हमें जानने की जरूरत है। अगर इसके बारे में हम जानते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि रीतिकाल को 3 भागों में आखिर में रामचंद्र शुक्ल ने क्यों बांटा। और मेरा प्रयास रहेगा कि इसमें मैं 5 वीडियो में आप लोगों को सारी जानकारियां दे दूं।
उसके बाद आधुनिक काल का मैं परिचय की बात कर रहा हूं कि आधुनिक काल का मैं परिचय एक वीडियो में दूंगा कि आधुनिक काल आते आते हमारे भारतीय समाज का जो वातावरण था कैसे बदल गया और उसका प्रभाव समाज पे क्या पड़ा, राजनीति पे क्या पड़ा, हमारी सांस्कृतिक दृष्टि पे क्या पड़ा, हमारी जो पुरानी सोच थी उसके प्रति क्या पड़ा। तो उसके बारे में हम एक वीडियो में आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे कि एक वीडियो में आधुनिक काल की क्या प्रभाव था, उसके ऊपर हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। भारतेंदु युग में हम 2 वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि 2 वीडियो में कम से कम भारतेंदु युग की विशेषताएं, भारतेंदु युग के प्रमुख कवि, भारतेंदु युग की जितनी प्रमुख कविताएं हैं, आखिर में क्या कारण है कि उसमें समस्या पूर्ति, बार बार आप लोगों को टीजीटी में पूछता है कि समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि भारतेंदु युग 2 वीडियो में बनाकर आप लोगों को सामग्री उपलब्ध करा दूं। उसके बाद आता है द्विवेदी युग। अब द्विवेदी युग में जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के जो 2 शिष्य, महावीर प्रसाद द्विवेदी के जो 2 शिष्य, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोद और मैथिली शरण गुप्त, इन दोनों की जो रचनाएं हैं, इन रचनाओं के अतिरिक्त टीजीटी पीजी में क्या पूछता है ये भी हमको जानकारी करने की जरूरत है। तो मेरा प्रयास है कि द्विवेदी युग में मैं 2 वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। उसी तरह छायावादी में जो 4 स्तंभ हैं, उसके बाद अन्य कितने हैं, कम से कम इसमें 4 वीडियो बनाने का मेरा प्रयास है कि छायावाद के आखिर में जो 4 स्तंभ है, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, उसके बाद सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आप ईमानदारी से बताइए कि इन कवियों के बारे में आप कितनी रचनाओं के बारे में जान पाते हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा कि इन कवियों के बाद भी जो अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो छायावाद को प्रभावित की, छायावाद का अपना एक अलग नामकरण दिया, छायावाद की अनेक परिभाषाएं आई, मैं प्रयास करूंगा कि 4 वीडियो में मैं आप लोगों को उपलब्ध कराऊं। प्रगतिवादी युग में मैं 3 वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा और प्रगतिवादी युग के बारे में बताऊंगा कि आखिर में वो लखनऊ अधिवेशन में प्रेमचंद जो सभापति बने थे, आखिर में कौन सी विशेषता थी, आखिर में मार्क्सवाद किस तरह हिंदी साहित्य को प्रभावित कर दिया। तो प्रगतिवादी में मेरा प्रयास है कि 3 वीडियो में आप लोगों को मैं उपलब्ध कराकर सारी जानकारियां दूं। प्रयोगवादी, देखिए प्रयोगवाद आगे की एक अलग भूमिका थी। प्रयोगवाद में जो चारों तार सप्तक के संपादक अज्ञे स्वयं बने और चारों तार सप्तक में कवियों ने अपना किस तरह रोल अदा किया, प्रथम तार सप्तक में की क्या विशेषता रही, द्वितीय तार सप्तक की क्या विशेषता रही, उसमें कौन सी बातें अज्ञे ने कहा जो हमारे टीजीटी पीजीटी में या असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछता रहता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद नई कविता की बात आ रही है, तो नई कविता में कई शाखाएं हो जा रही हैं, नई कविता में कई शाखाएं हो जा रही हैं। आप लोगों को हम बताएंगे कि नई कविता में आखिर में कौन सी विशेषताएं हैं जो यह प्रगतिवादी प्रयोगवाद छायावाद से अलग थी। आखिर में वह नस्वरवाद क्या है, आखिर में नित्य से क्यों कहा कि स्वर मर गया है, और उन कवियों का प्रभाव किस तरह अस्तित्ववाद नई कविता को प्रभावित करता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अन्य का हम इसलिए बोले हैं कि जो नई कविता है उसमें एक अन्य विचारधाराएं भी हम लोगों के सामने आई थी। उस नई कविता के बाद देखेंगे 2 क्लास में मेरा प्रयास रहेगा कि 2 क्लास में अन्य चीज़ों के बारे में बताऊं। अब यहाँ हम हिंदी साहित्य के इतिहास की बात हम लोग कर रहे हैं, तो पद साहित्य के बाद गद्य साहित्य बहुत महत्वपूर्ण है। और गद्य साहित्य में क्या क्या जरूरी है, हमारा नाटक का जो नाटक है, नाटक का विकास है और नाटककार का जो क्रम है, आखिर में नाटक के विकास को क्यों प्रसाद युग के नाम से जाना गया, भारतेंदु युग के नाम से जाना गया। तो इन चीज़ों की हम चर्चा करते हुए बताएंगे कि भारतेंदु युग नाटक में कौन सी विशेषता थी, प्रसाद युग नाटक में कौन सी विशेषता थी, आखिर में कैसे मनोवैज्ञानिक बदलते गए, किन परिस्थितियों का प्रभावित होकर नाटककार अलग अलग ढंग से नाटक लिखे। तो नाटक में कम से कम हम 3 वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। नाटक के बाद आता है एकांकी का नंबर। एकांकी में मेरा 2 वीडियो में प्रयास रहेगा कि 2 वीडियो में क्रमशः दूं और एकांकी के बारे में बताऊं कि आखिर में राम कुमार वर्मा का एकांकी में किस तरह का रोल है, कैसा रोल है। और उसके बाद उपन्यास की हम लोग चर्चा करेंगे। तो उपन्यास की चर्चा में कम से कम 3 वीडियो तो चाहिए ही। 3 वीडियो इसलिए चाहिए कि उपन्यास का विकास
प्रेमचंद से पहले का जो उपन्यास था और प्रेमचंद युगीन उपन्यास और प्रेमचंद के बाद का उपन्यास आखिर में किस तरह यह प्रभावित किया हमारे हिंदी साहित्य को। उपन्यास में हम 3 वीडियो बनाकर आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे कि उपन्यास को किस तरह पढ़ा जाए। उसके बाद कहानी का नंबर आता है। कहानी में मैं 3 वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा और कहानी का विकास में बताऊंगा, कहानी में किस तरह परिवर्तन हुआ इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। निबंध के विषय में आखिर में रामचंद्र शुक्ल की कौन सी विशेषता है, आखिर में रामचंद्र शुक्ल का ही क्यों निबंध हम लोग पढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध क्यों पढ़ते हैं, अज्ञे का निबंध क्यों पढ़ते हैं, इन कारणों पर चर्चा करते हुए हम निबंध के पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे और उसमें बताएंगे कि किसने कहा था सर्गो नरको ठिकाना नहीं। तो उस सब की चर्चा हम लोग करेंगे। अब आलोचना में आते हैं। आलोचना में कम से कम हमारा 5 क्लास बनेगा। उसका कारण ये है कि आलोचना चाहे वह रामचंद्र शुक्ल का हो, चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी का हो, या नामवर सिंह का हो, या नंदुलाल वाजपेयी का हो, ये सब अलग अलग एक हिंदी साहित्य में स्थापित आलोचक हैं और इन आलोचकों की क्या विशेषता है, इन आलोचकों ने किस तरह प्रभाव डाला हमारे हिंदी साहित्य को। आलोचना में कम से कम हमारा 5 वीडियो रहेगा और इसी आलोचना के अंतर्गत हम लोग आजकल जो खास तौर से 2-3 क्वेश्चन पूछ ही देता है दलित विमर्श के बारे में। तो दलित विमर्श यानी दलित साहित्य हमारे हिंदी साहित्य को किस तरह प्रभावित कर रही है और दलित साहित्य, दलित कहानियों में, दलित उपन्यासों में, दलित आत्मकथाओं में कौन सी ऐसी बात है जो टीजीटी पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण है। तो कम से कम इसमें मेरा 2 वीडियो बनाने का प्रयास रहेगा। उसके बाद नारी विमर्श की मैं चर्चा करूंगा कि नारी विमर्श आखिर में होता क्या है, क्योंकि देखिए आज का जो वर्तमान कंडीशन है वो बदलता जा रहा है। यह मान के चलिए कि दलित से 1-2 क्वेश्चन आना तय है, यह मान के चलिए कि नारी विमर्श से 1-2 क्वेश्चन आना तय है। तो आप लोगों को हम बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर में कौन वो महिला कहानीकार थी, कौन वो महिला पहला उपन्यासकार थी, उसका कारण क्या था। उसके बाद जीवनी के बारे में हम लोग कम से कम 1 वीडियो बनाएंगे। आत्मकथा के बारे में हमारा 1 वीडियो बनाने का प्रयास है। संस्मरण के बारे में बताएंगे कि संस्मरण क्या है आखिर में। उसके बाद रेखाचित्र के बारे में चर्चा करेंगे। रिपोर्टाज किस भाषा से बना है, रिपोर्टाज की क्या क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में हमारा चर्चा रहेगा। उसके बाद यात्रा वृत्तांत, जो यात्रा की है, यात्रा साहित्य आजकल बड़ा जैसे प्रसिद्ध रही और भारतेंदु युग से काफ़ी लोगों ने कई देशों की यात्रा की। तो उसमें बताएंगे कि आखिर में लखनऊ की यात्रा, सरयू पार की यात्रा, यमलोक की यात्रा, यानी जो यात्राएं थी वह किस तरह जो यात्रा एक साहित्य के रूप में बदलता गया, उसकी हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद अभिनंदन ग्रंथ की चर्चा करेंगे। अभिनंदन ग्रंथ का जो तात्पर्य है, अभिनंदन ग्रंथ क्यों लिखा गया, किसके उपलक्ष्य में लिखा गया, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। उसके बाद हमारा प्रयास रहेगा कि काव्य शास्त्र में क्रमशः वीडियो दे, वह वीडियो किस तरह बनेगा। रस के क्या सिद्धांत हैं, रस की क्या विशेषताएं हैं, रस के क्या लक्षण है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। रस में जो साधारणीकरण होता है उसके लिए हम 1 वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। छंद में वर्णिक छंद और मात्रिक छंद में क्या अंतर है, छंद के प्रणेता कौन थे। छंद में हमेशा मान के चलिए कि टीजीटी पीजीटी क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन तो आना है, एकदम तय है आना है। तो आप लोग ईमानदारी से बताइए कि छंद के बारे में कितनी जानकारी आप रखते हैं। अलंकार की हम लोग चर्चा करेंगे कि शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार में दोनों में क्या अंतर है। जो मुख्य अलंकार है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। अलंकार संप्रदाय के बारे में भी बताएंगे। रीति संप्रदाय की हम लोग 1 वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। काव्य गुण का 1 वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। काव्य दोष का 1 वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। फिर आपको मिथक बताएंगे कि आखिर में मिथक होता क्या है। कुछ लोग तो मिथक का शब्द सुन के जो नए मान लो MA करके आ रहे हैं वो मिथक के बारे में जानते ही नहीं, जबकि मिथक से 1 क्वेश्चन आना तय है। उसके बाद फंटेसी क्या होती है, आखिर में ये फंटेसी है क्या, फंटेसी का प्रभाव किस तरह हमारे आधुनिक काल के जितने कवियों हैं उनके रचनाओं पे किस तरह पड़ता है, इसका कारण बताएंगे। कल्पना के बारे में बताएंगे कि कल्पना आखिर में हमारे हिंदी साहित्य को किस तरह प्रभावित की। प्रतीक के बारे में बताएंगे कि आखिर में प्रतीक होता क्या है। उसके बाद बिंब के बारे में बताएंगे कि बिंब और प्रतीक में अंतर क्या होता है। हम 1-1 वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। अन्य में हम 3 वीडियो बनाएंगे। अन्य में कि देखेंगे किस तरह का और कुछ छूट रहा है तो उसके बारे में हमारा
पूरा प्रयास रहेगा। अब भाषा और व्याकरण में आ रहे हैं, हिंदी भाषा और व्याकरण में। तो एक चीज़ मित्रों जान लीजिए कि हिंदी भाषा और व्याकरण में हर बार टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर में हिंदी भाषा का उद्भव और विकास के बारे में एक क्वेश्चन जरूर रहता है। उसके बाद उद्भव और विकास के बाद हम लोग आते हैं बोलियों में। हिंदी की जो बोलियां हैं, जो पूर्वी और पश्चिमी दो भागों में बंटकर 8 बोलियां हुई हैं, वह बार बार पूछ देता है पश्चिमी बोली के अंतर्गत कौन कौन बोलियां आती है, पूर्वी बोली के अंतर्गत कौन कौन बोलियां आती है सॉरी। तो उन बोलियों को लोग भूल जाते हैं, लेकिन हम बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर में वह बोलियां को हम ट्रिकली के माध्यम से बताएंगे कि किस तरह वह बोलियां आखिर में पूर्वी और पश्चिमी धारा में बटी, और हमारे हिंदी साहित्य को क्यों 3 ही बोलियां, एक अवधी और एक ब्रज और एक खड़ी बोली, या क्यों 3 ही बोलियां अधिक प्रभावित की, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अब आ रहा है स्वर व्यंजन। एक बात बता दें मित्रों कि स्वर व्यंजन से 1-2 क्वेश्चन आना तय है। अघोष क्या है, घोष क्या है, अल्पप्राण क्या है, महाप्राण क्या है, स्पर्श व्यंजन क्या है, उन दोनों में अंतर क्या है, इसके बारे में हम आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि कैसे इसको हम जानकारी करें। उसके बाद विकारी शब्द है। अब विकारी शब्द अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछ दिया था और भी अन्य परीक्षाओं में पूछता रहता है। तो विकारी शब्द में जो संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, 4 विकारी शब्द होते हैं, सब लोग को जानकारी है। और वह विकार होता कैसा है, लिंग वचन कारक के आधार पर कैसे विकार हो जाता है, उनकी हम लोग चर्चा करेंगे। अविकारी शब्द में मित्रों, अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण है, संबंधवाचक है, समुच्चय बोधक है और विस्मयाद बोधक है। इसके बारे में हमारा 4 वीडियो कम से कम रहेगा, और 4 वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर में क्रिया विशेषण और समुच्चय बोधक और संबंध बोधक में किस तरह अंतर होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लिंग वचन कारक, लिंग वचन कारक का कम से कम 5 वीडियो हम आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे और बताएंगे कि लिंग वचन कारक में आखिर में अंतर होता कैसे है। इज्जत बच गई कि इज्जत बच गया, दही खट्टा होता है या दही खट्टी होती है, हाथी मंद मंद चलती है या हाथी मंद मंद चलता है, इन कैसे किन आधार पे लिंग और लिंग में परिवर्तन आ जाता है, वचन में परिवर्तन आ जाता है, कारक में परिवर्तन आ जाता है। इन तीनों में से एक प्रश्न, एक बात मान के चलिए कि 1 से 2 प्रश्न हर टीजीटी पीटी में आता है, यह निश्चित है। संधि के बारे में, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, हम 3 वीडियो में बनाने का प्रयास करेंगे कि स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि आपको समझाएं कि मनः धन विकार बराबर किस तरह मनोविकार हो जा रहा है, मनः धन जव बराबर किस तरह मनोज हो जा रहा है, आखिर में किस तरह परिवर्तन हो रहा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। समास के बारे में 2 वीडियो कम से कम बनाएंगे। उसी तरह तद्भव तत्सम के बारे में मेरा 2 वीडियो बनाने का प्रयास होगा। विलोम पर्यायवाची के बारे में 2 वीडियो बनाने का प्रयास होगा। मुहावरा और लोकोक्तियों के बारे में 2 वीडियो बनाने का 3 वीडियो बनाएंगे। एकांकी और एकार्थी और अनेकार्थी शब्दों के बारे में बताएंगे। और इसके बाद आप लोग देख लीजिए कि अभी हमारा कितना वीडियो हो जा रहा है। आप देखेंगे तो लगभग ये 3 महीना का कोर्स है, और आप भी आज से निश्चित कर लीजिए, दृढ़ प्रयास कर लीजिए कि हमको पूरे सिलेबस पर पकड़ बनाना है। मित्रों एक बात बता दें कि आप लोगों का सिलेक्शन तय है, लेकिन अगर सिलेबस के अनुसार चलेंगे और सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे, अब ये नहीं है कि भक्ति काल का विशेषज्ञ हो गए तो टीजीटी पीजीटी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। टीजीटी पीजीटी एक सूचना परक परीक्षा है, एकल परीक्षा है। आपको सूचना वह मांगती है कि आपको जानकारी है कि नहीं है। और टीजीटी पीजीटी में एक बात ध्यान में भी दीजिएगा कि इन सब के बाद जो संस्कृत साहित्य के 5, 6, 7 कवि हैं, उन कवियों के बारे में भी हमारा 5 वीडियो बनाने का हम प्रयास करेंगे कि 5 वीडियो बनाकर संस्कृत के जितने प्रसिद्ध कवि हैं उसके बारे में हम आप लोगों को बता दें। तो एक चीज़ जान लीजिए मित्रों, हम क्रमशः अगर वीडियो आप लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं तो आपकी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ईमानदारी से पढ़ें, अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करके बताएं कि रियांश हिंदी यूट्यूब चैनल में एक बिल्कुल नई सोच की तरह वीडियो लॉन्च करने का हमारा प्रयास है कि क्रमशः आप लोगों को मिले और जानकारी मिले। और एक बात जान लीजिए, इसका ना हो तो आप लोग जैसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
स्क्रीनशॉट में आप देखिए कि आप इतने दिनों में क्या आपने वास्तव में पढ़ के ये कवर किए? इतना कोर्स आपका कंप्लीट हुआ? सॉरी, इतना कोर्स कंप्लीट हुआ? क्या आपने निबंध 2-4-10 निबंधकारों के बारे में जाने? उनके निबंध को आपने पढ़ा? ईमानदारी से पूछिए। क्या आपने काव्य गुण और काव्य दोष के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त किए? ईमानदारी से पूछिए अपने आप से, तब आपको पता चलेगा कि अभी हम बड़े पिछड़े हुए हैं। और एक बात जान लीजिए, टीजीटी पीटी में सिलेक्शन ना होने के कारण मात्र 2, 4, 5 क्वेश्चन रहते हैं और उन क्वेश्चन के बारे में बताएंगे कि आखिर में वह क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं। और जो मेरा व्यक्तिगत, मैं 2013 से जब मैं गोरखपुर में था उस समय मैं प्राइमरी कोचिंग के माध्यम से जुड़ा था, और जो इतने साल का जो अनुभव है, जो हमारा 8-10 साल का जो अनुभव हो जा रहा है, उस अनुभव के आधार पे हमने देखा है कि आप टीजीटी पीजीटी के लिए सूचना परक जानकारी ही पढ़िए, क्रमशः पढ़िए, प्रतिदिन कम से कम 4 से 5 घंटे हर हाल में निकालिए, तब आपका सिलेक्शन तय है मित्रों। और आप लोगों का सहयोग और आप लोगों के प्रेम से मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आज जो यहाँ पे आप लोगों को उपलब्ध करा रहा हूँ, ये सारी पाठ्यक्रम की जो चीज़ें हैं, यहाँ से टीजीटी पीटी क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग भी जिम्मेदारी बनिए कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और मित्रों को बताइए कि रियांश हिंदी यूट्यूब चैनल में क्रमशः वीडियो देखें और पढ़ें, जो बिल्कुल निःशुल्क है। इसमें कोई आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। क्रमशः आप लोग हमारे वीडियो को देखें और पढ़ें और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। फिर हम क्रमशः वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।